आज हम लोग बात करेंगे रॉलट एक्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लिंक पे जाके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये और बेहतर कंसेप्ट का समझ और ऑब्जेक्टिव को हैंडल करने का समझ आएगा। और इस तरह का वीडियोस जो है कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा वीडियोज इसी तरह का मिले। रॉलट एक्ट 1919 से लेके 1922, रॉलट एक्ट 1919 से लेके 1922 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रॉलट एक्ट आया तो 1919 में है, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये हमेशा के लिए रह गया। ये गया कब? 1922 में ये ख़त्म हो जाता है। मतलब 1919 में आया और 1922 में चला गया रॉलट एक्ट। ठीक है, रॉलट एक्ट था क्या? प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 में स्टार्ट हुआ। हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं रॉलट एक्ट का। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1919 में, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ और ये नवंबर 1918 में ख़त्म हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में आपातकालीन स्थिति बनती है युद्ध के समय में, और इस समय में एक एक्ट लाया गया था, और ये जो था ये भारत रक्षा अधिनियम 1915, जिसका कार्यकाल जो है, ये जो एक्ट था इसका समय सीमा जो था वो विश्व युद्ध ख़त्म होने के 6 महीने बाद ख़त्म हो जाने वाला था। विश्व युद्ध जो था ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से नवंबर 1918 तक चलता है। 6 महीना में ख़त्म हो जाने वाला होता है भारत रक्षा अधिनियम 1915। लेकिन ये जो 6 महीना में ख़त्म होने वाला होता है, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो एक्ट लाया गया था इसमें था कि जब विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद ये भी एक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो विश्व युद्ध तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस एक्ट में क्या था, भारतीयों पर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का बहुत सारा प्रावधान किया गया था। तो इसमें अंग्रेज चाहते थे कि ये एक्ट हटे नहीं, क्योंकि इससे जो है हम क्रांतिकारी गतिविधियों पर पाबंदी लगा के रख सके। इसके लिए क्या किया गया, सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। ये कमेटी क्या किए, ये सेडिशन कमेटी बनाया गया था। सिडनी रॉलट के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाया गया, ये कमेटी क्या किए, ये अपना रिपोर्ट दिए। सिडनी रॉलट को हम सर सिडनी रॉलट भी कहते हैं, और ये जो कमेटी बनाया गया था ये एक जज थे। तो सर सिडनी रॉलट जो थे वो बताए क्या कि ये जो भारत रक्षा अधिनियम है इसको कंटिन्यू रखा जाए, और इसके लिए क्या था कि अब एक नया एक्ट को पारित करवाना था। इसका नाम रखा गया अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, मतलब रॉलट एक्ट जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली यही एक्ट है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये जो एक्ट है, अगर हम देखें सच में एक्ट का नाम क्या है, अगर हम उस एक्ट के पेज में जाके देखें तो उसमें हमको रॉलट एक्ट नहीं, ये एक्ट लिखा हुआ नजर आएगा। क्या? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम एक्ट। इसको शॉर्टकट में हम रॉलट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसको काला कानून भी कहा जाता है। तो इसमें इसका रॉलट एक्ट नाम के पीछे रीजन था कि सिडनी रॉलट इसका प्रेसिडेंट थे, जो कि सुझाए थे कि इस एक्ट का नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये जो एक्ट थे इसका जो प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोविज़न था, पहला प्रोविज़न था बिना अपील वकील और दलील का था। बिना अपील वकील और दलील का था, मतलब वारंट की ज़रूरत नहीं थी किसी को अरेस्ट करने के लिए। इवन संदेह के बिना पर भी उसको अरेस्ट करके रखा जा सकता था। इसके लिए क्या किया गया था, विशेष कोर्ट बनाया गया था। अगर इस तरह का कुछ कार्रवाई करना है तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होगा, और स्पेशल कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके लिए किसी भी और कोर्ट में अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रोविज़न था कि इसमें किसी को भी अरेस्ट कर लेने का, संदेह की स्थिति में भी, मतलब अपील वकील और दलील का बात नहीं था। दूसरा था विशेष कोर्ट में जो है विशेष कोर्ट का व्यवस्था था इस टाइप के केस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि उसका जो फैसला था वो कहीं भी और आप उसका अपील नहीं कर सकते थे किसी भी और दूसरे कोर्ट में। इसके बाद था क्या कि 2 साल तक का इसमें
प्रावधान था कि बिना कोई रीज़न का, बिना सज़ा हुए, केवल संदेह की स्थिति में भी आपको पकड़ के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने का जो होता है उसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि 24 घंटे के अंदर जो किसी को भी अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर नहीं पेश करता है तो कोर्ट इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके लिए रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये एक तरह से आपका जो राइट है उसका हनन नहीं होने देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही समाप्त कर दिया गया था। मतलब ये जो हम देख रहे हैं रॉलेट एक्ट, ये क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया। मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि किसी को अगर बंदी बना लिया गया है तो उस पर केस चलाया जाए या जो उसका यह है फैसला वो लिया ही जाए। 2 साल तक के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, अगर किसी को पकड़ लिया गया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण काम नहीं करता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंदी पर कौन सा चीज़ जो है, कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अमान्य हो गया था, तो वो था बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बात करते हैं सत्याग्रह सभा। ये जो है, जब ये सब चीज़ चल रही थी, अभी ये पास हुआ नहीं था इस समय में, 24 फरवरी 1919 की बात है, बॉम्बे में गांधी जी सत्याग्रह सभा बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में, क्योंकि ये जो एक्ट जो है, ये जो बिल जब पेश किया गया है तो इसके विरोध में सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में गांधी जी बुलाते हैं। अब बात आती है कि ये जो पेश किया गया था बिल, ये था इम्पीरियल विधान परिषद में। जैसे बहुत सारा बिल उस समय में ऐसा भी होता था जो ब्रिटिश काउंसिल से पारित होके आता था, और बहुत सारा जो इंडियन काउंसिल में भी। तो ये इंडियन काउंसिल की बात चल रही है। मतलब ये जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिश के यहाँ से पास होने वाला नहीं, ये इंडिया में ही इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली से पास हुआ था। इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को ये इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली से पास करवाया गया। ये हम देखें सत्याग्रह सभा हुआ कब? पास होने से पहले हुआ, क्योंकि ये विरोध कर रहा था कि ये पास ही नहीं होने दे, इसके लिए। तो सत्याग्रह सभा कब हुआ था? 24 फरवरी 1919 को। लेकिन फाइनली 18 मार्च 1919 को इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, और ये लॉ बन जाता है। इसका इफेक्टिव डेट हम कह सकते हैं, चूँकि 18 मार्च को होता है तो 19 मार्च से हो सकता है कि कहीं कहीं 21 मार्च भी दिया है, लेकिन मार्च से ही ये लागू हो जाता है। तो 18 मार्च को ये पास कर दिया जाता है। और कहाँ से? तो इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली से। यहाँ जो इम्पीरियल विधान परिषद दिल्ली है, इसका मेंबर जो थे हम कह सकते हैं, जैसे में एमपी जो थे तो ये थे मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और जिन्ना। ये तीनों जो है रिज़ाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे होते हैं, और चूँकि ये पारित हो जाता है तो इसलिए ये तीनों रिज़ाइन कर देते हैं। कौन तीन? मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और जिन्ना। ये कोई पदवी को वापस नहीं करते हैं या कुछ ऐसा कोई अपना प्राइज या कुछ ऐसा वापस नहीं। ये चूँकि इसके मेंबर थे तो मेंबरशिप से त्यागपत्र दे देते हैं। कौन? मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और जिन्ना इम्पीरियल विधान परिषद से त्यागपत्र दे देते हैं। 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया जाता है। ये जब अगर मान लीजिए पहले सत्याग्रह सभा किया, किसको पास ही नहीं होने दिया, पास लेकिन हो गया, तो फिर अब हड़ताल किया गया। कब? 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है इसी लॉ के अधीन, रॉलेट एक्ट, जिसमें कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई जुर्म ही करें, आपको केवल संदेह के बिना पर भी 2 साल तक अरेस्ट करके रखा जा सकता है। तो 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, और 13 अप्रैल को जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल को जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है तो कंडीशन थोड़ा बिगड़ने लगता है और क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो जाती है, जिसके कारण से 13 अप्रैल को जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ लगाने के बाद जनरल डायर, जो कि ब्रिगेडियर रैंक के थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर को वहाँ सौंपा जाता है कि मार्शल लॉ को सही से इम्प्लीमेंट होने का काम, उसको कार्यभार दिया जाता है जनरल डायर को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि उस समय में ये पंजाब में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो, जैसे बंगाल तो मेन प्रेसिडेंसी थे, बाकी जो सबऑर्डिनेट थे उसमें क्या होता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कौन थे?
माइकल ओडायर। कहाँ? ये पंजाब में। तो पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय में थे माइकल ओडायर। चूँकि नाम मिलता जुलता है, लेकिन माइकल ओडायर क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जनरल डायर क्या थे? इसको ये एक मिलिट्री रैंक के ब्रिगेडियर ऑफिसर थे, जिसको मार्शल लॉ का देख रेख करने के लिए दिया गया था कि मार्शल लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ। एक तरह से मिलिट्री लॉ लगा देने का मतलब होता है कि नॉर्मल सिविल का जो है, सिविलियन का सारा नियम कानून ख़त्म हो जाता है और एक तरह से सेना का कंट्रोल हो जाना उस क्षेत्र पर, ये हम कह सकते हैं। तो ये मार्शल लॉ लगा दिया गया था। कहाँ? जैसे अभी हम कहते हैं कर्फ्यू लगा देना, तो इस तरह से उसमें मार्शल लॉ हुआ करता। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। कहाँ लगा दिया गया? तो अमृतसर में, पंजाब रीजन में। और पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। एक्चुअली माइकल ओडायर गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था। पंजाब का देख रेख सब इसके हाथ में था, बहुत सारा चीज़, केवल सेना ही नहीं। लेकिन जनरल डायर क्या था? ये केवल सेना के समझिए उस वहाँ पर लीडिंग एक तरह से कर रहे थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, जिसको मार्शल लॉ का देख रेख के लिए किया गया था। 13 अप्रैल को मार्शल लॉ लगाया गया था। इसीलिए इसमें अगर कभी क्वेश्चन में भी अगर दिक्कत हो तो हम समझ सकते हैं कि माइकल ओडायर क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसी को मारे थे उधम सिंह, क्योंकि वो समझ रहे थे कि माइकल ओडायर, चूँकि वो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अगर वो चाहते तो ये सब रोक सकते थे, मार्शल लॉ ही इम्पोज नहीं करते, जनरल डायर को ही नहीं भेजते, मतलब मेन करता धरता तो ये थे। तो इसके लिए क्या था कि माइकल ओडायर को कौन? उधम सिंह किसके लिए मारे थे? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड को।